अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप हैं इस वक्त ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी नॉवेल्स पर। इश्क रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 66 लेकर हाजिर हुए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ताहम रोमान शाह के होते हुए ऐसा करना बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसकी मौजूदगी में इनकी हर हरकत पर नज़र रखी जाती थी और वह जानते थे कि रोमान शाह कभी भी अपनी हदूद से तजावज़ नहीं करता था। और अगर इन्होंने हदूद पार करने की ज़रा सी कोशिश भी की तो एक सेकंड में वो अपनी दोस्ती तोड़कर इनसे दूर हो जाएगा। इसलिए बेचारे शरीफाना अंदाज में नज़रों को पहरे लगाकर बैठे हुए थे। अपनी बीवियों से कहें ज़्यादा डर इन्हें रोमान शाह से लग रहा था, जबकि एयर हॉस्टेस इतनी खूबसूरत थी कि बेचारे थोड़ी सी गपशप मारना चाहते थे। कभी कभी तो हैरान भी हो जाते थे कि ये लड़कियों की खूबसूरती का जादू रोमान शाह पर क्यों नहीं चलता। दूसरी जानिब शामिर मलिक भी रोमान शाह से कम नहीं था। इसे अपनी मिर्हा के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। सारा रास्ता खुशी खुशी कट रहा था, बस रोमान शाह का मूड थोड़ा सा मीरब से दूर होने पर डिस्टर्ब था, जिसको चाहकर भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। ये बात मीरब को पता थी, मगर वो बेचारी क्या कर सकती थी। वो बाप बेटे के बीच में फंस कर रह गई थी। रायम तो मीरब के कंधे पर सर रखे हुए सो चुका था। मीरब बेचारी बेचैनी से जाग रही थी। बच्चे तो तकरीबन सभी सो गए थे, बस बड़े थे जो आपस में गप्पे मारते हुए जाग रहे थे। रोमान शाह ने बज़ाहिर अपना मूड नॉर्मल कर लिया, मगर मीरब से दूरी इंजॉय नहीं करने दी रही थी। तकरीबन 2.5 घंटे के सफ़र के बाद जहाज़ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की जानिब बढ़ रहा था। नीचे नज़र आने वाली पहाड़ों की सरसब्ज चमक और इसकी बुलंदियां दिल को हैरत में मुब्तला कर देती थी। आसमान में धुंध छट रही थी और सूरज की नरम किरणें पहाड़ों की बुलंदियों पर पड़कर एक सुनहरी चमक पैदा कर रही थी। जहाज की खिड़की से बाहर के मंजर में दरख्तों का हरा जाल, वादियां और इनके बीच बहता हुआ पानी, सब कुछ एक खूबसूरत तस्वीर मंजर की तरह नजर आ रहा था। ये मंजर दिल को सुकून दे रहा था। पहाड़ों की ऊंचाइयां और सब्ज वादियों के दरमियान पुरसुकून फिजा में जहाज जैसे आहिस्ता आहिस्ता लैंड करने की तैयारी कर रहा था। जहाज में बैठे हुए सब मुसाफिरों के दिलों में भी इन हसीन मंजर को देखकर खुशी की लहर दौड़ रही थी। तीनों हजरात, बराह करम तवज्जो करें, हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। बराह करम अपनी सीट बेल्ट बांध लें और अपनी सीट पर बैठे रहें। किसी भी किस्म की हरकत से गुरेज करें और जहाज़ की लैंडिंग मुकम्मल होने तक अपनी सीट बेल्ट न खोलें। शुक्रिया। इस अनाउंसमेंट पर सब मोहतात होकर बैठ गए। सब मुसाफिर खुश थे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। रोमान शाह की नजरें खिड़की से बाहर की जानिब मरकूज हो गई थी। इसकी आंखों में एक पुरसुकून चमक थी। सब कुछ खूबसूरत ख्वाब की मानंद लग रहा था। ये ख्वाब इसने 1 साल पहले देखा था, मगर 1 साल बाद ये ख्वाब पूरा हो रहा था। वो इस पर भी अपने रब का शुक्र अदा करते हुए गहरे सांस लेते हुए खुद में मुस्कुरा दिया था। जहाज आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की जानिब झुकने लगा। इसके इंजन की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगी और जहाज़ की दाएं और बाएं तरफ फैली पहाड़ी सिलसिले नज़रों को मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। ज़मीन करीब आ चुकी थी और रनवे के किनारे एयरपोर्ट की इमारत धुंध में ज़मीन करीब आ चुकी थी और रनवे के किनारे एयरपोर्ट की इमारत धुंध में धुंधला दिखाई दे रही थी। रोमान शाह ने गहरी सांस ली, जैसे वो न सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने की खुशी में गर्क था, बल्कि इसने इस सफ़र को एक नया आगाज़ समझा था, जैसे इसका दिल भी इन पहाड़ों की बुलंदियों की तरह आज़ाद हो चुका हो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुश आमदीद। बराह करम अपनी सीट बेल्ट खोलें और अपने सामान को तैयार करें। जहाज़ ने लैंड कर लिया है। एक और ऐलान हुआ और साथ ही जहाज़ के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई थी। जैसे ही जहाज़ ने रनवे पर अपने पहिए जमा लिए, मुसाफिर एक दूसरे की तरफ मतवज्जा होने लगे। गाइड्स और एयरपोर्ट के अमला ने सामान की तरसील के लिए अपनी जगह संभाल ली। रोमान शाह ने अपनी सीट से उठते हुए दिलावर की तरफ नज़र डाली, जो पहले इनके पास आ चुका था। रोमान शाह ने नरमी से आयत का सीट बेल्ट खोलते हुए इसे जगाया, जो गहरी नींद में सो रही थी। दिलावर, सब इंतज़ाम ओके हैं? रोमान शाह ने मोहतात अंदाज में दिलावर से पूछा था। रोमान शाह किसी की तरह की कोई कमी नहीं चाहता था। बेशक दुश्मनों से जान छूट गई थी, मगर दिल में खौफ बाकी था, और ये डर इसे अपनी ज़ात के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के लिए था, जिनको वो अपने साथ अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया था। जी सर, बेफिक्र रहें, सब ठीक है सर। गाइड्स हमारी रहनुमाई के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आपको ज़रा सी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। दिलावर ने सरगोशी करते हुए रोमान शाह को बड़े मौदबाना अंदाज से सारी बात समझाई थी। रोमान शाह ने एक मुख्तसर मुस्कुराहट के साथ इसका शुक्रिया अदा किया और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। जहाज़ की सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक गाइड फौरन इसके करीब आया। सर, आपका सामान लेकर हम आपके साथ चलें। इस्लामाबाद का ये सफ़र खुशगवार होगा, हम आपको यहाँ के तमाम अहम जगहों तक ले जाएंगे। रोमान शाह ने गाइड की बात सुनी और मुस्कुराहट पास की। वो अपनी नज़रें एयरपोर्ट के वसी अहाते में डाले हुए था। इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में एक ताजगी थी जो सबके दिल में गहरी उम्मीद जगा रही थी। यहाँ से कश्मीर के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हो चुका था। गाड़ियाँ अपनी अपनी रफ्तार से चलते हुए वादियों की तरफ बढ़ रही थी।
راستے کے دونوں جانب پہاڑوں کا سلسلہ اور سب سا ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ رومان شاہ بھی اپنی گاڑی میں میرب اور آیت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رائم جو ہمیشہ کچھ نیا دیکھنے کی جستجو میں رہتا تھا، یہاں پر اسے سب کچھ نیا ہی دیکھنے کو مل رہا تھا۔ وہ کافی ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ وہ سب کے ساتھ پیچھے نہیں بلکہ گائیڈ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر منظر کو غور سے دیکھ کر اس پر تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ بھی گائیڈ کے ساتھ، اس کے چہرے پر خوشی کے گہرے رنگ عیاں تھے۔ چھوٹی آیت بھی اپنی عمر کے مطابق ہر چیز سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے وہ کبھی حیرت سے کچھ بولتے ہوئے میرب کی توجہ اپنی طرف متبادل کرا لیتی۔ میرب بھی باہر کے نظارے دیکھ کر خوش تھی، مگر اس کا شاہ خوش نہیں تھا، اس لیے وہ تھوڑی سی اپسٹ ہو رہی تھی۔ دوسری جانب رومان شاہ کے چہرے پر ایک خاموشی سے ناراضی تھی۔ وہ بھی کھڑکی سے باہر خوبصورت نظارے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی سوچیں میرب اور رائم کے گرد گھوم رہی تھی۔ میرب نے جھک کر شرارتی نظروں سے شاہ کو دیکھا تو اس سے یہ ناراضگی سادگی میں لپٹی ہوئی سی تھی۔ رائم کی حرکتوں نے باپ کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا، مگر شاہ جو سچ میں افسردہ ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ میرب کو ہنسی آ رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اس کا اتنا سنجیدہ اور مضبوط شاہ اپنے بیٹے کی بات کو دل پر لے کر بیٹھا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہنسی چھوٹ گئی تھی رومان شاہ کے چہرے کو دیکھ کر۔ کیا شاہ، آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہلکے سے شاہ کی جانب جھکتے ہوئے میرب نے سرگوشی میں کہا اور اپنے نازک ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ پر رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیارے شاہ کو یہ بالکل منظور نہیں تھا کہ وہ ان کی ذاتی باتیں کسی اور کے کام تک پہنچے۔ مجھے کیا ہو گیا ہے یہ تو میں فارم ہاؤس پہنچ کر بتاؤں گا، فی الحال کے لیے اپنے دانت اندر رکھو ورنہ۔ رومان شاہ کچھ کہتے ہوئے رک گیا، مگر اس کی ناراضگی کے باوجود وہ میرب کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامے بیٹھا تھا۔ یہ بھی تو شاہ کی محبت کا ایک انوکھا انداز تھا۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر اپنے دل کے قریب رکھنے کا حق کسی صورت چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ان دونوں کی محبت واقعی منفرد اور دلکش داستان تھی، جہاں ناراضگی بھی محبت کا حصہ بن جاتی تھی۔ دھمکیاں مت دیا کریں، ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں۔ میرب نے ہلکی سی ہنسی دباتے ہوئے سرگوشی کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، شاہ نے اپنی مخصوص دھیمی مگر دبنگ آواز میں سرگوشی کی۔ دھمکی کی بچی، ذرا کشمیر پہنچو تو میں تمہیں پرانے رومان شاہ سے ملاؤں گا، جسے تم شاید بھول چکی ہو۔ اگر تم سانس لینا بھول گئی تو میرا نام رومان شاہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو اسی کی پرسنالٹی کو جاسب نظر بنا رہی تھی۔ وہ لفظوں کو ایسے پیستے ہوئے بولا جیسے واقعی وہ لفظوں کو زندہ دفنا دے گا۔ یہی ایٹیٹیوڈ، یہی غصہ، یہی جذبات رومان شاہ کی شخصیت کا سب سے نمایاں حصہ تھے۔ یہی منفرد انداز تھا جو اسے نہ صرف سب سے مختلف بلکہ دلوں کا حکمران بناتا تھا۔ اسلام آباد سے وادی نیلم تک کا سفر طے کرتے ہوئے سبھی خوبصورت نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ یہ منزل بے حد دلکش تھی، مگر سب تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ جنوری کا مہینہ وادی نیلم کی قدرتی خوبصورتی اور وہ بھی زیادہ دلکش بنا دیتا ہے۔ برف کی سفید چادر اور سرد ہوائیں وادی کے منظر کو جنت سے بھی حسین بناتی ہیں۔ نیلم کی بلند و بالا پہاڑیاں اور گھنے درخت جو برف میں ڈوبے ہوئے تھے، چاروں طرف وادی نیلم کی دلکشیاں بکھری ہوئی تھی۔ گھنے جنگلات، بہتے جھرنوں کی موسیقی اور دور تک پھیلے برف پوش پہاڑ، جیسے قدرت نے ہر رنگ کو چن کر اس جگہ میں بھر دیا ہو۔ ان سب کے درمیان رومان شاہ کا فارم ہاؤس اپنی شان کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے قدرت کے اس شاہکار کا حصہ ہو۔ فارم ہاؤس کی چھتوں پر لکڑی کا منفرد کام، اطراف میں موجود سیب اور اخروٹ کے درخت اور برآمدے سے نظر آنے والے پہاڑوں کے نظارے اسے جنت کی تصویر بناتے تھے۔ آس پاس بہنے والی شفاف ندی کے نظارے اسے جنت کی تصویر بناتے تھے۔ آس پاس بہنے والے شفاف ندی کی آواز اور سرد ہوا کا لمس اس لمحے کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ یہ جگہ صرف ایک قیام نہیں تھی، بلکہ سکون کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ یہاں کی ٹھنڈ ضرورت سے کہیں زیادہ تھی اور کراچی کے لوگوں کے لیے یہ برداشت کرنا واقعی مشکل ہو رہا تھا۔ کراچی میں زیادہ ٹھنڈ نہ پڑنے کے باعث وہاں کے لوگ سردی اور گرمی کے معاملے میں ذرا حساس ہوتے ہیں۔ سب کے منہ سے دھواں بھاپ بن کر نکل رہا تھا اور ہاتھوں کو مسلسل رگڑتے ہوئے وہ جیسے اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے، ٹھنڈ نے انہیں فوراً اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب تیزی سے فارم ہاؤس کی خوبصورتی کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اندر داخل ہو رہے تھے، جہاں کی گرماہٹ کا تصور ان کے چہرے پر سکون لا رہا تھا۔ فارم ہاؤس جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے اس کی خوبصورتی کئی گنا زیادہ تھی۔ ہر چیز قدرت کے حسین شاہکار کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جیسے ہی سب گھر کے اندر داخل ہوئے، ملازمین نے مسکراتے چہروں کے ساتھ سلام کیا اور فوراً سارا سامان اندر پہنچا دیا۔ برآمدے میں خاص کشمیری طرز پر جگہ جگہ آگ جلائی گئی تھی، جس نے ماحول کو گرماہٹ بخشتی تھی۔ سب تیزی سے آگ کی طرف لپکے اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاتھ گرم کر کے اپنے چہروں پر پھیرنے کا منظر نہایت دلکش تھا۔ بچے بڑے سب ایک ہی کیفیت میں تھے اور اس ٹھنڈ کو بھرپور انداز میں انجوائے کر رہے تھے۔ ہر ایک کے مسکراتے چہرے اس کی خوشی کی گواہی دے رہے تھے، مگر مرحا اور شاہ میر کے چہروں پر یہ خوشی مکمل طور پر عیاں نہ تھی۔
सब लोग आग की गर्माहट को महसूस करते हुए लकड़ी की कुर्सियों पर बैठ गए थे। मुलाजमीन ने फ़ौरन ही सबके लिए गरम गरम कश्मीरी चाय और वहाँ के मशहूर लवाजमात सामने रख दिए थे। थकन के बाद गर्मी की लज्जत और कश्मीरी चाय के साथ कश्मीरी लवाजमात ने इस ट्रिप को और भी खुशगवार बना दिया था। सब गरम गरम चाय के मज़े लेते हुए साथ ही आग की तपिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, क्योंकि आग जलने के बावजूद भी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और बर्फ़बारी ने सबको थरथराते हुए कमरे में जाने पर मजबूर कर दिया था। थकन भी काफ़ी थी, इसलिए सब ने अपने अपने कमरों का रुख किया ताकि थकन उतारकर सुबह ताज़ा दम होकर यहाँ के सफ़र को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा सके। ज़किया की ख़ास ड्यूटी थी कि वो बच्चों के साथ रहेगी। बच्चों की अपनी अपनी मेट्स के साथ आई थी, इसलिए कमरों में ख़ास हीटर्स का इंतज़ाम किया गया था। फार्म हाउस इतना वसी था कि हर एक के लिए बेहतरीन माहौल और इंतज़ाम मौजूद था। रोमान शाह ने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी थी। तमाम इंतज़ामात पहले से ही मुकम्मल करवा दिए थे। मेड्स बच्चों को लेकर अपने अपने कमरे में चली गई थी और इसके बाद सब जोड़ियाँ अपने अपने रूम्स में पहुंच चुकी थी। मर्दों के दिलों में भी अपनी बीवियों की गुर्बत की लगान का एहसास शिद्दत अख्तियार करता जा चुका था। मेरी बात सुनो यार, बस कर दो। पूरा रास्ता तुम मुंह फुलाकर बैठी रहो। मैं सबके सामने हमारा तमाशा नहीं बनाना चाहता और तुम हो के बात छोड़ने को तैयार नहीं। बस करो यार। और कितना इस बात को खींचोगी? शाहमीर ने रूम में आते ही मिरहा का बाजू खींचते हुए कमर पर हाथ रखा और इसे अपने करीब कर लिया। शाहमीर के अंदाज में सख्ती थी। वो सच में इस लड़ाई से बेजार हो चुका था। शाहमीर प्लीज़, मैं थकी हुई हूँ, मुझे आराम करने दें। मिरहा सख्ती से अपने कमर पर रखे हुए हाथ को झटकने की बेजा कोशिश कर रही थी, मगर शाहमीर का हाथ इसकी कमर पर मजबूती से जुड़ा हुआ था। मिरहा, अब और नहीं, बस कितनी सज़ा दोगी? यार मान लिया, एक बार फिर मुझसे गलती हो गई है। मैंने एक प्लान के तहत तुम्हें मनाने की कोशिश की, मगर ये सब करने के लिए मुझे मजबूर तुमने किया था। अगर तुम खुद सोचो तो मैंने क्या गलत किया है? मैं तो बस ये चाहता था कि तुम किसी भी तरह मुझसे ठीक हो जाओ। मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी, मगर तुम मेरे साथ किसी भी तरह से ठीक होने को तैयार नहीं थी। मैं जितना हमारे रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करता था, तुम इतनी ही मुझसे दूर हो जाती थी। मैं किसी भी तरह अपने रिश्ते को ठीक करना चाहता था। मुझे हमारे रिश्ते को किसी भी तरह ठीक करना था। इस वक्त मुझे सही और गलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इश्क में इंसान पागल हो जाता है और मैं वही पागल बन चुका था। इसलिए मैंने रोमान शाह के साथ मिलकर ये प्लान किया। यार, अगर तुम इस बात को थोड़ा लाइट ले लो तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तुम पिछले 2 महीने से खींच रही हो, और मैं फिर भी सब्र के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम खुद इस बात को छोड़ दो। 2 महीनों में कितनी बार तुम्हें मनाने की कोशिश की यार, ख़त्म कर दो इस बात को, मैं थक गया हूँ। शाहमीर सख्ती से बोलते हुए इसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। अब की बार वो मिरहा को ढील देने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि वो जान चुका था कि इससे क्या नतीजा निकलता है। मिरहा को ढील देकर 1 साल पहले इसने सज़ा भुगती थी और इसके बाद अल्लाह करके थोड़ा ठीक हुआ। फिर एक दिन रोमान शाह के साथ मैसेज पर बात करते हुए मिरहा ने सुन लिया था कि रोमान शाह की प्लानिंग कामयाब हो गई है। रोमान शाह का आइडिया था कि मिरहा को शूट करने का डर दिखाया जाए ताकि वो अपनी ज़िद छोड़ दे, मगर जब मिरहा को पता चला कि ये सब एक प्लान था तो सब कुछ ख़राब हो गया और रिश्ता दोबारा वहीं जाकर रुक गया। तब से लेकर शाहमीर ने 2 महीने से मिरहा के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था और पूरी कोशिश की थी कि ये चीज़ बाकी घर वालों पर ज़ाहिर ना हो। सिवाय रोमान शाह के इसके बारे में और कुछ नहीं जानता था, मगर मिरहा की ज़िद बदस्तूर कायम थी। अब शाहमीर को अपने असली रंग दिखाने के लिए मिरहा ने खुद ही मजबूर किया था। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, छोड़े, मुझे जाने दें, और आप मुझसे ज़बरदस्ती करने का बिल्कुल कोशिश ना करें। मिरहा की आवाज़ में ज़िद और चिड़चिड़ाहट थी, जो शाहमीर के लिए एक नई चीज़ थी। वो जानता था मिरहा फितरतन ऐसी नहीं है थी, मगर गुज़रे 1 साल में हालात ने इसे बहुत बदल दिया था। सख्ती और मुश्किलात ने मिरहा को चढ़ा दिया था और अब वो नहीं रही थी जो पहले थी। शाहमीर को इस बात का अंदाज़ा था ये तब्दीली इसकी ज़िंदगी के गहरे असरात का नतीजा है, लेकिन इसके बावजूद वो चाहता था कि मिरहा वापस अपने असल रंग में आए और अपनी मिरहा को कैसे ठीक करना है वो अच्छी तरह से जानता था। मगर मिरहा इसकी सख्तियों का गलत मतलब न निकाले, इसलिए शाहमीर के ने ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नरमी इख्तियार की थी, मगर नरमी से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब इसे मिरहा को कैसे ठीक करना है वो अच्छी तरह से जानता था। क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता? शाहमीर ने आईब्रो उठाकर सवालिया नज़रों से देखते हुए पूछा। हाँ, नहीं कर सकते, मिरहा ने आंखों में आंखें डालकर सख्ती से बोला। वो मुसलसल अपनी कमर से शाहमीर के कुछ हाथों को हटाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, और मुझे हक क्यों नहीं?
شاہمیر نے سنجیدگی سے سوال کیا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ کیونکہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، مرحا نے غصے سے کہا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر جھوٹ بولا تھا تو اس کی معافی مانگ لی، بات ختم۔ شاہمیر نے نرمی سے مگر پورے اعتماد لہجے میں کہا، مگر میں نے آپ کو معاف نہیں کیا، بات ختم۔ مرحا نے سختی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں واضح فیصلہ تھا کہ وہ اس بات کو آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں، بات ختم۔ شاہمیر نے سختی سے کہا۔ اس کی آواز میں تحمل اور فیصلہ کن لہجہ تھا۔ وہ مزید بحث کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چھوڑے مجھے۔ مرحا نے نظریں چراتے ہوئے، اس کی آواز میں ایک گہری مایوسی اور تھکاوٹ چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ مزید بات کرنا کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر خود بھی وہ اپنے آپ سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، جو کر سکتی ہو کر لو۔ شاہمیر نے ایک ایک لفظ کو تحمل سے اسپیس کے ساتھ بولتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز کری۔ شاہمیر کی نظروں میں محبت کی حرارت تھی۔ شاہمیر کی نظروں کی حرارت مرحا کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ شاہمیر کے بھاری ہاتھ سختی سے اس کی کمر میں دھنستے جا رہے تھے۔ شاہمیر کی شادی سے پہلے والے شاہمیر کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، جو مرحا کو پانے کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ چھوڑے مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی، مرحا نے عجیب سی دھمکی دی تھی، جسے سن کر بے اختیار شاہمیر کے لبوں سے ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ گڈ؟ چیخوں میں بھی تو دیکھوں تمہارے چیخنے سے کیا ہوتا ہے، شاہمیر نے ہنستے ہوئے بے حال ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ آپ میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرحا نے غصے اور درد کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں بے چارگی اور آنکھوں میں اترتی ہوئی نمی کے تاثرات میر کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہے تھے۔ ریئلی؟ تم بے بس ہو؟ نہیں میری جان، بے بس میں ہوں، جسے تم پچھلے ایک سال 2 مہینے 6 دن 21 گھنٹے 33 منٹ اور 2 سیکنڈ مسلسل سزا دے رہی ہو۔ اتنا بڑا مجرم نہیں تھا میں جتنی تم نے مجھے سزا دے دی ہے، اور اب بھی تمہیں لگ رہا ہے کہ تم بے بس ہو، شاہمیر نے سختی سے اور تانے بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اپنی تکالیف اور صبر کو اب تک برداشت کر رہا تھا، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مرحا کو مناتے مناتے تھک گیا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی لگا سکتا تھا اس لڑکی کو منانے کے لیے، کیونکہ یہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ وہ اس کے پیارے سے بچوں کی ماں تھی۔ وہ مرحا سے دور رہ کر تھک گیا تھا، اسے مرحا کی غربت چاہیے تھی، وہ بھی ہر حال میں، اور اس خوبصورت وادی میں آ کر وہ مرحا سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ بات تو اٹل تھی، اور یہی چیز اسے مرحا کے ساتھ منانے کی جنگ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے وادی نیلم کی پہلی رات اپنی جان کے ساتھ گزارنی تھی۔ ساری جدوجہد اسی لیے ہو رہی تھی۔ مرحا حیران نظروں سے شاہمیر کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے وہ سوال کر رہی ہو، کیا کوئی 1 منٹ 1 سیکنڈ کا بھی حساب رکھ سکتا ہے؟ ایسے تجسس سے مت دیکھو، اور مت اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور دو۔ جو محبت کرتے ہیں وہ ہر گھڑی ہر سیکنڈ کا حساب رکھتے ہیں۔ تمہارے بغیر 1 سیکنڈ میں کیسے گزار رہا ہوں، اس بات کا احساس دلانے کے لیے تمہیں سالوں، دنوں، منٹوں، سیکنڈز تک کا حساب کتاب بتایا ہے۔ شاہمیر نے اس کی نظروں میں سوال کو پڑھتے ہوئے خود ہی جواب دے دیا تھا۔ شاہمیر کی بے چینی دیکھ کر مرحا تھوڑی سی پرسکون ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میری تڑپ پر، میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ شاہمیر نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی نظروں میں چھپے سوال کو سمجھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، نہیں یقین ہے مجھے آپ پر، اور نہ ہی آپ کی محبت پر۔ آپ بدل گئے ہیں، بہت بدل گئے ہیں، آپ پہلے والے میر نہیں ہیں۔ وہ شکوہ سا کرتے ہوئے رونے لگی۔ شاہمیر اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ اس کی قربت مرحا کے ہر دکھ کا مداوع کر سکتی ہے۔ کاش یہ بات وہ کچھ عرصہ پہلے سمجھ جاتا۔ میاں بیوی میں جتنی دوری بڑھتی ہے، رشتہ اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر وقت رہتے اپنی قربت، اپنی محبت کا زبردستی ہی صحیح احساس دلایا جائے تو بہت سے رشتے ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہی محبت کی حقیقت ہے۔ میں بدل گیا ہوں، کوئی صفائی نہیں دوں گا، وہ سوال دہراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں بدل گیا ہوں تو میں واپس ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تمہارا جو میر کھو گیا ہے، میں اسے واپس لا کر دوں گا۔ خود پر لگے الزاموں کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا تھا، ڈرتا تھا کہ زبردستی تمہیں اپنے قریب کر کے کہیں توڑ نہ دوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ قدم ہمارے رشتے میں دراڑ بناتے بناتے ایک دنیا آباد کر دے گا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ مجھے نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ مجھ سے دور رہیں، جیسے روز مجھ سے دور رہتے ہیں۔ ہمارا رشتہ پہلے جیسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ سسک کر روتے ہوئے اپنا دکھ سنا کر شاہمیر کی گرفت سے چھٹپٹا کر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی انسان سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے، مگر وہ دل و دماغ کی جنگ میں بری طرح سے پھنس جاتا ہے۔ مرحا بھی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک عجیب سی انا اور ضد نے اسے اپنے گرفت میں مضبوطی سے لے رکھا تھا، جس سے وہ باہر نکلنا چاہتی تھی مگر نکل نہیں پا رہی تھی۔ تم میری ہو، اور مجھے یہ پورا حق ہے کہ تمہیں اپنے قریب لاؤں۔ یہ جھٹپٹا کر، تڑپ کر دور جانے کی بیجا کوشش چھوڑ دو۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، وہ اٹل سا کہتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگائے محبت کی حراست کو مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ چھوڑ دے مجھے، چھوڑیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ سب کچھ آپ کو پہلے پتا نہیں تھا جب مجھ سے اتنی دوری بنا لی تھی، اور اب آپ کو یاد آ گیا ہے کہ میں آپ کی ہوں؟
मिराह नाजुक से हाथों को जोर से मुक्कों की शक्ल में मारते हुए आज़ादी चाहती थी। वो पहाड़ की तरह अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा इसके नाजुक से हाथों के गुस्से भरी शिद्दत को बर्दाश्त कर रहा था। इससे भला नाजुक सी कलाइयों से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। मजबूत वजाहत का मालिक एक पुलिस ऑफिसर ऐसे हाथों को तो जिस्म की मसाज समझता था। वो आराम से खड़ा था, अपनी जान के गुस्से को बर्दाश्त करते हुए। वो लाख सफाइयाँ दे सकता था, इसे बता सकता था कि वो कितनी गलत थी। इसने जानबूझकर हर बार दुत्कार कर शाहमीर को खुद से दूर कर दिया था। कहने को बहुत कुछ था मगर वो कहना ही नहीं चाहता था। यही तो इसकी मोहब्बत की खासियत थी कि वो खुद को गलत साबित करके अपनी जान को ठीक साबित करना चाहता था। इसको तकलीफ से बचाने के लिए वह हर चीज़ अपने अंदर ही दफन किए हुए था। शाहमीर जैसी मोहब्बत आज तक किसी ने नहीं की थी और ना ही कोई कर सकता था। इसकी मोहब्बत सबसे अलग थी, सबसे जुदा थी, जो अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए खामोशी इख्तियार करता था। इसे सिर्फ मिराह की खुशी और गुर्बत से मतलब था, बाकी सब कुछ इसके सामने बेमायनी था। वो जितना छटपटाकर इससे दूर हो रही थी, शाहमीर इतना ही इसे अपने करीब करता जा रहा था। बाहर गिरती हुई बर्फबारी और वादी नीलम के ठंड भरे मौसम में अंदर रूम का माहौल जज्बातों से लबरेज था। हीटर की गर्माइश में जज्बात की गर्मी और सुकून की लहर आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। मिराह की नज़रों में अभी भी शदीद गुस्सा था, मगर शाहमीर की गुर्बत और शिद्दत में इसकी धड़कनों में ये शोर बर्पा कर रहा था कि वो अपने मीर से इससे ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों वो ज़िद्दी बनी हुई थी, जबकि मीर की गुर्बत इसके हवासों पर छाने लगी। शाहमीर इसकी हालत को समझते हुए इसके चेहरे को दोनों जानिब से थामते हुए सख्ती से लब की इसकी पंखुड़ियों पर रखते हुए नाजुक पंखुड़ियों को कैद करता गया। वह आज़ादी के लिए छटपटा रही थी। मिराह के लबों की मिठास को महसूस करते हुए वह बेकाबू हो रहा था। मिराह की छटपटाहट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी। शाहमीर की मोहब्बत के रंग मिराह पर बिखरने लगे थे। वो खुद को अपने मीर से मज़ीद दूर नहीं रख पा रही थी। एक दूसरे के लबों की मिठास में वक्त जैसे रुक गया था। मिराह की सांसें थम गई थी और आंखों से नमकीन आंसू निकलकर शाहमीर के होंठों को छूने लगे। तभी दोनों के लब एक दूसरे से जुदा हुए। आप बुरे हैं, बहुत बुरे, वो नसर झुकाए हुए शिकवा कर रही थी, मगर अब मैं वो छटपटाहट नहीं थी। मगर इसमें वो चटपटाहट नहीं थी और ना ही दूर जाने का कोई इरादा था। जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मगर अब सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब खताओं की माफ़ी मांग रहा हूँ। वो मोहब्बत से इसके पूरे चेहरे को चूमते हुए दीवाना हो रहा था। मिराह के नाजुक वजूद को महसूस हो किए हुए अरसा गुजर चुका था और मिराह की गुर्बत इसकी हसरत बन गई थी। ये हसरत इस वक्त अपने उरूज पर थी। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। अल्फाज खुद भी मिराह का साथ नहीं दे रहे थे, मगर अब भी लबों पर इनकार था। शाहमीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। मत माफ़ करो, मैं माफ़ी खुद ले लूँगा। वो मिराह को मजबूत बाजुओं में भरे हुए अपने सीने से लगाते हुए बोला। मिराह की मखमली गर्दन पर शाहमीर के लबों की हरारत पूरे वजूद में सरसराहट करते हुए मिराह के हवासों को बेकाबू कर रही थी। शाहमीर के मोहब्बत भरे नरम गरम लम्स मिराह की धड़कनों को तेज करने लगे थे। इसका नाजुक वजूद मीर की गुर्बत की आग में पिघलने लगा था। वो अपनी जान को मजबूत बाजुओं में भरे नर्म कदम उठाते हुए मिराह को अपनी बाहों में कैद किए बेड तक ले आया था, अपने गर्म होठों की मिठास मिराह की मखमली गाल पर बिखेरते हुए। वो मोहब्बत को शिद्दत मिलाते हुए मिराह को अपने करीब ला रहा था। वादी नीलम की ठंडी हवाएं और बाहर की बर्फबारी का शोर कमरे के अंदर मौजूद था। गर्माइश में मध्यम हो गए थे। ठंडी हवाएं और बाहर पड़ती हुई बर्फबारी भी अंदर की हरारत को कम करने में नाकाम साबित हो रही थी। इसे बेड पर बिठाकर खुद भी इसके साथ बैठा। इसकी आंखों में बेशुमार जज्बात की गहराइयां थी, मगर लबों पर सिर्फ सुकून की मुस्कुराहट थी। भारी हाथ मिराह की नाजुक पुष्ट पर फैलाए इससे अपने सीने के करीब करके इसकी मौजूदगी को महसूस करता था। मिराह को बेड पर पीछे की तरफ नरमी से झुकाते हुए इस पर झुकता चला जा रहा था। इसके बेलगाम जज्बात मुंह जोर होकर मिराह की गुर्बत के लिए बेताब थे। बेड पर नरम गद्दों पर लेटते हुए मिराह की नरम सांसें शाहमीर के मजबूत सीने की गर्मी में मद्धम हो गई थी। वह आंखें बंद किए हुए साकत लेती थी। अपने मीर की मोहब्बत में वो इस तरह से पिघली के लब साथ नहीं दे रहे थे, मगर दिल में अब भी हजार शिकायतें थी जिन्हें जुबान पर लाने के लिए लब साथ नहीं दे रहे थे। शाहमीर मलिक की गुर्बत थी जो मिराह के सर चढ़कर बोलने की सलाहियत रखती थी। इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत के बावजूद इस शख्स ने खुद को रोके रखा था। ये थी इसकी मोहब्बत, ये थी वो मोहब्बत जो मोहब्बत से ख़ास और सबसे अलग थी। वो अपनी हसरतों को, अपने जज्बातों को काबू करते हुए चेहरा इसके चेहरे पर झुकाए टुकटुकी बांधे देखते जा रहा था। वो आंखें बंद किए हुए तेज धड़कनों और शोर में गहरी सांसें ले रहा था। मेरी जान ऐसे नहीं, आंखें खोलो और मुझे महसूस करो। जब तक पूरे दिल से मेरी गुर्बत को महसूस नहीं करोगी, मैं अपनी मोहब्बत की गुर्बत को ज़ाया नहीं करूँगा। मुझे नहीं महसूस करना, आप मुझे सोने दें। आपकी इसकी बात पर शाहमीर के लब मुस्कुरा दिए थे, जो पूरी तरह से शाहमीर की मोहब्बत में खुद को हार चुकी थी, मगर जुबान से हारने को तैयार नहीं थी। शाहमीर को हंसी आ रही थी इसकी जिद पर। महसूस करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से महसूस करोगी तो अच्छा होगा, वरना फिर सिसकती रहना मेरी बाहों में पूरी रात और करती रहना अपनी नाराजगी का इजहार। शाहमीर ने पूरी शिद्दत से इसकी मखमली गर्दन पर लब रखते हुए दांतों की तेज चुभन महसूस करवाई तो वो चुभन से सिसक उठी थी। क्या हुआ, मेरी जान को दर्द हुआ है? शाहमीर ने कान के पास लब रखते हुए सरगोशी में पूछा था। हाँ, तो किसी की गर्दन पर दांत काटे जाएं तो दर्द ही होगा।
وہ چڑھتے ہوئے پٹ سے آنکھیں کھول کر بولی، میری جان تم بہت زیادہ نازک ہو گئی ہو، میری غربت کی عادت نہیں رہی اس لیے تمہیں درد ہو رہا ہے۔ میں تو یہ سب کروں گا تاکہ تمہارے دماغ میں جو فضول کے خیالات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور میری غربت سے ٹوٹ کر تمہیں لڑنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ شاہ میر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اس کی مخملی گالوں کو اپنے سخت داڑھی والے گالوں سے رگڑتے ہوئے محبت بھری سزا سے نوازا تھا۔ میری میر، میں آپ کی جان لے لوں گی اگر میرے ساتھ سختی کرنے کی کوشش کی۔ شاہ میر کو دھکیل کر خود دور کرتے ہوئے وہ دبی سی آواز میں چیخی تھی، لو میری جان، میں تو کہتا ہوں کہ تم میری جان لے لو، ورنہ آج کی رات میں تمہاری جان ایسے نکالوں گا کہ تم کبھی ہماری اس خوبصورت ٹرپ کی پہلی رات کو بھول نہیں سکو گی۔ دھمکی دیتے ہوئے محبت کی نازک سی حدوں کو پار کرتا چلا گیا تھا۔ وہ مرحا پر محبت کی کالی گھٹا بن کر چھاتا چلا گیا تھا۔ وہ بے جان سی مزاحمتیں کرتی رہی لیکن آہستہ آہستہ وہ مزاحمتیں دم توڑنے لگی تھی۔ شاہ میر کی محبت لمحہ لمحہ اس پر بکھرتی ہوئی اس کی ہر ناراضگی، ہر دکھ کو دور کرتی جا رہی تھی۔ روم کی فضا میں دھڑکنوں اور سانسوں کی موسیقی کا شور تھا۔ میر اپنی محبت کی مٹھاس سے اس کے ہر دکھ کا مداوع کر رہا تھا۔ میر کو خود سے دور رکھ کر جتنی تکلیف اس نے دی تھی، آج مرحا کو اس کا حساب چکانا پڑ رہا تھا۔ یہ مرحا سے اپنا ہر حساب پوری ایمانداری سے پورا کر رہا تھا، کہیں پر ذرا سا بھی اس پر رحم کھاتے ہوئے بخشا نہیں گیا تھا۔ وہ شاہ میر کی محبت میں مکمل طور پر غرق ہوتی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ہر دکھ، ہر غم سے بے نیاز ہو کر اس کی محبت کی دنیاؤں میں کھوتی چلی گئی تھی۔ وہ اپنے شاہ میر کی محبت کی شدتوں کو دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتے ہوئے ٹوٹ کر اسی کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے لیٹی تھی۔ اپنے شاہ میر کے سینے پر سر رکھے ہوئے اس وقت وہ اپنے ہر دکھ کو بھولے ہوئے تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص طور پر وہ لمحے جب وہ میر سے دور تھی۔ اس نے اس دوری میں بہت کچھ غلط کیا تھا، مگر میر کی غربت کا احساس ہوتے ہوئے اس کے دل نے پوری ایمانداری سے اس غلطی کو تسلیم کر لیا تھا۔ کیوں تھے آپ مجھ سے دور؟ کیوں آپ نے مجھے منایا نہیں؟ میر کے سینے پر زور سے مکہ مار کر اپنے غصہ اتارتے ہوئے وہ بڑے لاڈ اور مان سے بولی تھی، سوری جی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ زندگی میں کبھی غلطی کرنے کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں۔ ایک بار میری جان مجھے معاف کر دو۔ وہ مسکراتے ہوئے بغیر کسی سوال و جواب کے اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ کیسی تھی میر کی محبت جو مرحا کو کبھی نہیں کہنے دیتی تھی کہ وہ غلط تھی؟ کتنا خوبصورت تھا یہ شخص، اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اس کا دل تھا، جو مرحا کو اپنی زبان سے ایک بار بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ اس پر یقین نہ کرے۔ غلط تو اس نے کیا تھا، غلطی کی معافی تو اس سے مانگنی چاہیے۔ اگر میر یہ سب کچھ بول دیتا تو پھر میر کی محبت انمول نہ ہوتی۔ میر کی محبت کی خاصیت ہی یہی تھی کہ اس نے مرحا کو ایک پھول کی طرح اپنایا تھا، ایسا پھول جس کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے وہ کانٹوں کو خود پر محسوس کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ میر، کیوں ہیں آپ ایسے؟ کیوں نہیں کہتے کہ میں غلط تھی؟ کہہ دیجئے، آپ کا یہ کہنا مجھے اچھا لگے گا۔ میں جانتی ہوں کہ میں غلط ہوں، مگر میں تھک کر خود ہی اپنے گناہوں کو قبول کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے غلط فہمی میں بہت کچھ غلط کر دیا تھا۔ کبھی نہیں میری مرحا، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا غلط کیا تم نے؟ یہی کہ تم میری محبت میں اتنی زیادہ آگے نکل گئی کہ مجھے بے وفا سمجھنے لگی۔ تو کوئی بات نہیں، اگر محبت تھی تو بے وفا سمجھا، اگر محبت نہ ہوتی تو بے وفائی کا احساس بھی نہ ہوتا۔ وہ آرام سے مرحا کی باتوں کو سن کر مسرور ہوتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے چھوٹے بچے کی طرح انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکتا۔ وہ خود پر شرمندہ تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے زمین میں گاڑ دیتا۔ میری جگہ کوئی اور لے ہی نہیں سکتا۔ تم میری ہو اور صرف میری، اور جب تک زندہ ہو میری ہی رہو گی۔ میرے جیتے جی یا میرے مرنے کے بعد تم میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وہ پوری شدت سے کہتے ہوئے مرحا کو اپنی مضبوط بازوں کی حراست میں کسے ہوئے ایسے چھپا گیا تھا جیسے کوئی اسے چرا کر لے جا رہا ہو۔ دوبارہ کبھی ایسی جرات مت کرنا، میں معاف نہیں کروں گا۔ تمہاری ناراضگی سر آنکھوں پر، تمہاری دوری کو میں نے مشکل سے صحیح مگر برداشت کر لیا، مگر تمہارا یہ کہنا کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا میرا سینہ چیر گیا ہے۔ دوبارہ کبھی ایسی دردناک بات کرنے کی جرات مت کرنا۔ تمہاری زندگی میں میں ہی ہوں اور میں ہی رہوں گا۔ میرے سوا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے اور نہ میں ہونے دوں گا۔ سوری، آئندہ کبھی نہیں کہوں گا۔ وہ میر کے سینے سے لپٹے ہوئے فوراً سوری بول گئی تھی۔ اسے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ جو شخص اس کے سامنے بغیر غلطی کے معافی مانگنے کے لیے تیار تھا، جس نے اسے احساس تک بھی نہیں دلایا تھا کہ وہ غلط ہے، اس شخص کی محبت کی تو اسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں یہ خطا کیسے ہو گئی، کیوں اپنے میر کی وفاؤں پر میں یقین نہیں کر سکی۔ وہ خود پر شرمندہ ہوتے ہوئے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو چوری چوری نکل کر شاہ میر کے سینے کو بھگو رہے تھے۔ میر کی جان، اب مجھے سزا دینے کا نیا طریقہ ہے؟ اس کے آنسوؤں کو سینے پر محسوس کرتے ہوئے نرمی سے بولا، پلیز مجھے معاف کر دیں میری جان، مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس
तुम मुझे अपनी गुर्बत की खुशबू महसूस करवाओ। मीर तो सब कुछ भूल जाएगा। मीर तो तुम्हारा आशिक है, तुम्हारा दीवाना। एक बार फिर मिरहा की मोहब्बत की सरगोशियां बिखेरते घटा की माने छाने लगा। मीर की गुर्बत बहुत शिद्दत भरी और सख्त थी, मगर मिरहा के पास आज इनकार करने की हिम्मत ना थी ना जवाब। वो कतरा कतरा अपने शाहमीर की मोहब्बत को अपने जिस्मो जान में महसूस करती जा रही थी। मीर की गुर्बत हर लम्हा इसकी मोहब्बत की गहराई को ज़्यादा बढ़ा रहा था। इसकी दिल की धड़कन अपने मीर की धड़कनों में शामिल होते हुए एक हो रही थी। मीर की मोहब्बत की तेज़ तूफ़ानी बारिश में भीगते हुए वो खुद को मुकम्मल तौर पर इसके हवाले कर चुकी थी। रात की खामोशी, चाँद की हल्की रोशनी और बाहर से आती हुई हवा की नर्म सरसराहट, सब कुछ इनकी मोहब्बत की सच्चाई और गहराई की गवाही दे रहा था। आप मेरे हो, सिर्फ मेरे। कभी मुझसे दूर मत जाइएगा। आपको खो देने का डर बहुत तकलीफ दे है मीर। वो अपने दिलो दिमाग में सोचते हुए बेख्तियार अपने लबों से मीर के सीने को चूमते हुए मीर की धड़कनों में मोहब्बत के रंग बिखेर रही थी। ये वो लम्हा था जहाँ पर नफरत ने दम तोड़ दिया था। शाहमीर की मोहब्बत जीत गई थी। मिरहा की नफरत और गलत फहमी हार कर मीर की मोहब्बत के सामने घुटने टेक चुकी थी। शाहमीर की सच्ची मोहब्बत एक सबक हासिल होता है, जब आप किसी के लिए जीते हो तब दुनिया की हर मुश्किल, हर फासला बेमायनी हो जाता है। शाहमीर की मोहब्बत ने सबक दिया कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो फिर मुकाबल लाख गलत फहमियों का शिकार हो जाए। आप इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देते। हमेशा औरत ही बर्दाश्त करे, ऐसा कहाँ पर लिखा है? हमेशा औरत ही मर्द की बेवफाई को बर्दाश्त करे, ऐसा कहाँ लिखा है? हमेशा औरत ही मर्द को माफ़ करे, ऐसा कभी नहीं लिखा। मर्द क्यों नहीं औरत को माफ़ करता? मर्द क्यों औरत की बेवकूफ़ियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता? मोहब्बत में सबसे पहला सबक यही होता है कि मुकाबिल को उसकी हर अच्छाई और बुराई के साथ कबूल किया जाता है। अगर आप में हिम्मत नहीं है अपने साथी को अच्छाइयों और बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करने की, तो खुदारा मोहब्बत की तौहीन मत करें। ये मत कहें कि हम आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बेहद मोहब्बत में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाया जाता। मोहब्बत में ये नहीं सोचा जाता कि सही कौन है और गलत कौन। मोहब्बत सिर्फ ये सिखाती है कि मुकाबिल जैसा भी हो, इसे शर्मिंदा न करो, इसकी गलतियों पर, इसके ऐबों पर पर्दा डाल दो। मोहब्बत तो अकीदत है, इस अकीदत से ही समेट लो। मोहब्बत तानेबाजी का नाम नहीं है। मोहब्बत में मुकाबिल हमेशा परफेक्ट नहीं मिलता। बहुत जगह आते हैं ज़िंदगी में जहाँ पर पार्टनर्स गलत फहमियों की ज़द में आ जाता है, वो गलत कह देता है, गलत कर जाता है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप जब इसे माफ़ करने लगें तो इसके हर हर एक ऐप को नंगा कर दें। इसे एहसास दिलाएं कि इसने क्या गलती की। नहीं, ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत ये है जो शाहमीर मिरहा से करता है। मिरहा की हर कोताही को जानते हुए इसने बर्दाश्त किया और साबित कदम रहा। इसने मिरहा का हाथ नहीं छोड़ा और ना ही इसका साथ छोड़ा, क्योंकि इसकी सच्ची मोहब्बत सच्ची है। शुरू से लेकर आखिर तक शाहमीर ने मिरहा का हाथ थामा तो कभी इसे डोलने नहीं दिया। मोहब्बत एहसासात का नाम है। मोहब्बत दिलों से दिलों को मिलाने का नाम है। मोहब्बत राहत है, सुकून है। मोहब्बत अकीदत है, एहतराम है। मोहब्बत वादा है, सच्चाई है। मोहब्बत में लोग खुद को फ़ना करते हैं। आजकल की मोहब्बत में लोग तो सामने वाले को ही फ़ना करने पर तुल जाते हैं। मोहब्बत करना कोई शाहमीर मलिक से सीखे, मैं जिसमें हिम्मत है मोहब्बत में कुर्बान हो जाने की, जिसमें हिम्मत है एक मर्द बनकर सब कुछ सह जाने की, अपनी बीवी को झुकाकर, इसकी गलतियों को दिखाकर मोहब्बत साबित करने वालों। सोचो कि अगर अपनी बीवी के ऐबों पर पर्दा डाल दोगे, इसकी गलतियों को छुपा लोगे, नहीं जताओगे, तो बीवी पागल नहीं है, खुद ही समझ जाएगी। मिरहा की तरह खुद अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेगी। ये है असली मर्द की जीत, कि औरत को अपनी मोहब्बत से इतना कमज़ोर कर दो कि वो अपने गुनाह, अपनी गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ अपनी ज़ुबान से कबूल करके माफ़ी मांगे। ये है सच्ची मर्दान की। अगर आप इतना ज़र्फ नहीं दिखा सकते तो खुदारा मैं मर्द हूँ, ये ढिंडोरा बजाना भी छोड़ दे। हर औरत गलत नहीं होती, मगर कभी कभी वो कम अक्ल गलत फहमियों में बहुत कुछ गलत कर जाती है। अगर शाहमीर जैसी मुखलिस और सच्ची मोहब्बत मिले तो मिरहा जैसी हर बुराई मेरा जैसी लड़की हर बुराई पर पर्दा भी डाल जाता है। जो मर्द होता है इसे साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका किरदार, इसके अमल, इसके फ़ैसले ये साबित करके दुनिया को दिखा देते हैं कि वो एक बाहिम्मत और बाकिरदार मर्द है। सच्चा और नेक मर्द कभी किसी को अपने किरदार की गवाही नहीं देता। वो अपनी खामोशी से अपनी हकीकत ज़ाहिर करता है, जैसे शाहमीर मलिक ने की है। शाहमीर मलिक एक ऐसा मर्द था जिसके सब्र, ज़ब्त और वफ़ादारी का अक्स सालों लोगों के दिमाग से नहीं उतरेगा। ऐसे शाहमीर मलिक बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। रुमान शाह जैसे ही कमरे में आया, सबसे पहले वज़ू करके नमाज अदा करने के लिए खड़ा हो गया। रास्ते में 2 नमाज़ें कज़ा हो गई थी, जिन्हें साथ ही अदा करते हुए अपने अव्वलीन फ़र्ज़ को पूरा किया। नमाज के बाद वो जाए नमाज़ पर बैठकर अज़कार में मसरूफ़ हो गया। मीरब भी अपने शाह के साथ आई और जाए नमाज़ बिछाकर नमाज अदा कर चुकी थी। रुमान शाह का मूड ख़राब था और मीरब को नमाज के बाद किसी न किसी तरह अपने शाह के मूड को बेहतर बनाना था। वो अज़कार
पढ़ते हुए बार बार चोर नज़रों से अपने शाह को देख रही थी, जो पूरी तवज्जो के साथ अपने अस्कार में मसरूफ़ था। रुमान शाह हमेशा सुकून से नमाज़ पढ़ने का आदी था, जबकि मीरब का ध्यान बार बार अपने शाह की तरफ जा रहा था। वो सोच रही थी कि अपने शाह को कैसे मनाए। वो हिजाब लपेटकर जाए नमाज़ पर बैठी बच्चों की तरह चोरी चोरी अपने शाह को देखती हुई बहुत प्यारी लग रही थी। अस्कार के बाद दोनों ने दुआ के हलिया हाथ उठाए। मीरब की चोर नज़रें अब रुमान शाह के दिलकश अंदाज पर पहले ही अपनी दुआ मुकम्मल कर ली थी। वो अब खामोशी से इसकी दुआ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। रुमान शाह की दुआ हमेशा थोड़ी तवील होती थी, ख़ास तौर पर इशा के बाद। वो अपने रब से दिल खोलकर मांगने का आदी था, लेकिन आज मीरब की बेचैनी को महसूस करते हुए इसने अपनी दुआ मुख्तसर कर दी। चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो मीरब की तरफ मुतवज्जा हुआ। मीरब अपनी गोद में हाथ रखे बेचैन नज़रों से बस इसी की तरफ देख रही थी। नमाज के वक्त सिर्फ नमाज पर ध्यान दिया करो, शाह ने धीमे लेकिन गहरे लहजे में कहा, और उठने ही लगा था कि मीरब ने मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया। वो जल्द ही खिसक कर इसके करीब हुई और अपना सर इसकी गोद में रख दिया। उठो और जाकर सो जाओ, परेशान मत करो, शाह ने संजीदगी से कहा। मगर मीरब ने सर गोद से हटाने के बजाय मज़ीद सुकून से वहीं रखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें मूंद ली। अब ये क्या है? रुमान शाह ने संजीदगी से पूछा। कुछ भी नहीं। तो फिर उठो। नहीं उठूंगी मैं, मीरब ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। ज़बरदस्ती उठा दूंगा। उठाकर दिखाएं। वो मुस्कुराते हुए मसीह ठीक बन गई। जिद मत करो, मैं तो करूंगी। बदमाशी है, रुमान शाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ जी, बदमाशी है, मीरब ने शोखी से जवाब दिया। बदमाशी का अंजाम पता है? जी हाँ जी पता है। हटो वरना जान निकाल लूंगा। निकाल लीजिए। अब बहुत प्यारा रहा था। रुमान शाह की नज़रों में नर्म सी मुस्कान आई। मुझे तो आप पर हमेशा ही प्यार आता है, मीरब ने शरारत से कहा। अच्छा, तब प्यार क्यों नहीं आया जब प्लेन में बेटे के साथ चिपककर मुझसे दूर बैठी हुई थी? मजबूरी थी, मेरा बेटा नाराज़ हो जाता। अच्छा, और शौहर नाराज़ हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? फ़र्क पड़ता है, इसीलिए तो मना रही हूँ। अब मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, आप नाराज़ रहें, अगर मेरे प्यार में ताकत हुई तो खुद ही मना लेगा। शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। बहुत ड्रामेबाज हो, माँ बेटा दोनों एक से बढ़कर एक। रुमान शाह ने शौक नज़रों से इसे देखा और प्यार से इसका सर अपनी गोद में उठाकर खुद भी उठ खड़ा हुआ। चलो जाए नमाज से उठो, फिर बताता हूँ। मीरब ने भी हंसते हुए अपना जाए नमाज फोल्ड किया और मुस्कुराती नज़रों से अपने शाह की तरफ दे पलटी। वो जानती थी कि इसका शाह इससे कभी नाराज़ नहीं रह सकता। हाँ, थोड़ी खफगी ज़रूर थी, मगर वो खफगी भी इस बेकरारी की वजह थी कि वो इसके करीब नहीं रह सका था। मीरब को खुद खूब मालूम था कि इसे अपने शाह को कैसे मनाना है। ज़रा सा पास जाकर इसके दिल की धड़कनों को हिलाना और फिर इन धड़कनों पर राज करना, इससे बेहतर और कौन जान सकता था। मर्द की मनचाही औरत को बड़ा गुरूर होता है खुद पर कि वो जब चाहे अपने शौहर के दिल पर राज करते हुए इसे मना सकती है। और यकीन माने, ऐसे रिश्तों की खूबसूरती इन जोड़ों से मुख्तलिफ होती है जो औरतों के नाज नखरे उठाना नहीं जानते। बीवी एक महकता फूल है, अगर इसे प्यार से संभाल कर रखो तो वो खुशबू भी देती है और आपकी ज़िंदगी को महका कर भी रखती है, रातों को सुकून भी देती है और वो दोनों में उजाला भी पैदा करती है। ये तो मर्द पर मुनहसर है कि वो बीवी को फूल बनाता है या अपनी बातों से कांटेदार झाड़। ऐसा नहीं है कि हर जगह मर्द ही सही या गलत होता है। बाज़ जगह अच्छे शौहरों को अच्छी बीवियां न मिलने पर भी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। सॉरी, वाहिदगी से कहती हुई शाह के पास जाकर खड़ी हो गई। अपने बाजू शाह के गले में फूलों की माला की तरह डाल दिया और शाह की आंखों में देखते हुए, मासूमियत से देखते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। रुमान शाह ने ठंडी आ भरते हुए दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द बांध लिए। रुमान शाह कहाँ मीरब से दूर रह सकता था? रुमान शाह की मोहब्बत की इकलौती वारिस थी। जाने शाह, मीरब का थोड़ा सा करीब होने से इसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। दिल बगावत पर उतर आया है, इसे मीरब को अपनी बाहों में भरना है। शाह की आंखों से मीरब के लिए मोहब्बत छलक रही थी। जितना मर्जी लाडला और मासूम चेहरा बना लो, माफ़ी नहीं मिलेगी। इस बार मेरी जान को सज़ा मिलेगी। इसके लहजे में मोहब्बत छुपी हुई थी। मुझसे दूर जाने की गुस्ताखी की है तुमने, गहरी पुरकशिश नज़रों से देखते हुए मीरब के माथे पर लब रखकर प्यार से इसकी पेशानी चूम ली। बाजुओं की गिरफ्त को मजीद मजबूत करते हुए इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। दे लीजिए सज़ा, मगर मोहब्बत से नाराज़ मत हुआ करें। आपकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मीरब ने लाडले मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। इसकी आंखों में बेखुदी और मोहब्बत की झलक थी। तो फिर तुम भी मुझे तंग ना किया करो। क्यों होती हो मुझसे दूर? एक तो खुदा ने पहले ही हमारे नसीब में हिजर की बहुत
साल लिख दिए थे, जिनको बड़ी मुश्किल से पार करते हुए तुम तक पहुंचा हूँ, और अब तो तुम्हें हर मिनट हर सेकंड मेरे करीब रहना चाहिए। रोमान शाह ने मोहब्बत भरे अल्फाज में कहा जो मीरब के दिल में गहरे असरात छोड़ रहे थे। शाह के लहजे में गुजरे हुए हिजर की तपिश थी, मगर इसकी आंखों से मीरब के लिए बेतहाशा प्यार छलक रहा था जो मीरब की रूह में उतर कर इसे सुकून दे रहा था। ठीक है, आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी, हमेशा आपके करीब रहूंगी। मेरे शाह को ज़रा सा भी मेरे लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। वो शाह के मजबूत सीने पर सर टिकाते हुए अपने बेटे का दिफा कर रही थी। मगर प्लीज़ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ मेरे बेटे के साथ कर लें। वो दोनों की मोहब्बत में तवाज़ुन लाने की ख्वाहिश रखती थी। मेरी जान, मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। मैं अपनी मोहब्बत के बारे में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ। मेरी तरफ से ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। रोमान शाह ने सख्त लहजे में साफ इनकार कर दिया। ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात जाकर अपने बेटे को समझाओ जो दिन रात तुम्हारे साथ चिपका रहता है। तुमसे मुझे तुम मेरे करीब चाहिए हो। वापस जाकर मेरा ऑफिस शेड्यूल शुरू हो जाएगा तो मैं बिज़ी हो जाऊंगा। फिर दिल खोल कर अपने बेटे को टाइम दे लेना। यहाँ पर सारा टाइम मेरा है, मेरा मतलब मीरा। वो सख्ती से कहते हुए मीरब को अपने साथ चिपकाए हुए बोल रहा था। शाह के लफ्ज़ों की सख्ती मीरब की कमर पर भी महसूस हो रही थी। शाह के सख्त हाथों की उंगलियां उसकी नाजुक सी कमर में धंसती जा रही थी। वो अपनी मोहब्बत का पूरा हक जता रहा था। शाह, आप मेरे छोटे से बेटे से क्यों जेलस होते हैं? तुम अपने बेटे की तरफदारी करना बंद कर दो, वरना ऐसा ना हो कि बेटे की तरफदारी करने के चक्कर में तुम्हारी जान मुश्किल में आ जाए। प्लीज़ शाह। तेरी प्लीज़ की तो ऐसी की तैसी। रोमान शाह इसकी पंखुड़ियों पर झुकते इसे सज़ा सुनाते हुए इसकी सांसों को बंद किए से लम्हों में तड़पने के लिए मजबूर कर गया। आज मीरब की पंखुड़ियाँ शाह की वही पुरानी शिद्दत को महसूस कर रही थी। मीरब की पंखुड़ियाँ शाह के लबों की हरारत को महसूस करते हुए जलने लगी। सांसों को सांसों में उलझाए हुए पूरी शिद्दत से मीरब की सांसों में अपनी सांसें मुंतकिल करते हुए रोमान शाह मीरब को अपने बेटे की तरफदारी करने की सज़ा दे रहा था। लम्हों में मीरब को सांसों के लिए तड़पने पर मजबूर कर चुका था। कहाँ पंजाबी शेर और कहाँ नाजुक सी मीरब इसका मुकाबला कैसे कर सकती थी? मीरब की रुकती तड़पती सांसों को महसूस करते हुए रहम खाते हुए इसे सांस लेने की आज़ादी दी थी। नाजुक पंखुड़ियों को आज़ादी मिलते ही मीरब ने अपनी सांसें बहाल करने के लिए अपने माथे को शाह के सीने पर टिका दिया। मीरब की कुर्बत शाह को पूरी तरह से बहका चुकी थी। वो मीरब की मखमली गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए लबों के नरम गरम लम्स बिखेरने लगा। वो दोनों हाथ लगाकर सीने पर रखे अपने शाह की मनमानियों को आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। शाह की मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करते हुए जानलेवा हो रही थी। मीरब को सांस लेने तक का मौका फराहम नहीं किया जा रहा था। पता नहीं ये सज़ा थी या मोहब्बत। वादी नीलम का सरसब्ज फिजाओं में जहाँ हर तरफ सब्जे का राज था, वहाँ आसमान पर चांदनी रात के रंग बिखरे हुए थे। हर चांद चांदनी पर अपना इश्क लुटा रहा था। अंदर शहजादा अपनी शहजादी पर मोहब्बत की बारिशें बरसाए जा रहा था। शाह और मीरब का रिश्ता इस हसीन वादी में मज़ीद गहरा हो रहा था। वादी में धीमा सा हुआ हवा का झोंका, दरख्तों की सरसराहट और दूर कहीं इसे एक झरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये फितरत का हसीन संगीत था जो इनके दिलों की धड़कनों से हम आहंग हो रहा था। शाह ने अपनी जाने शाह को अपने करीब महसूस करते हुए दिल में रब का शुक्र अदा करते हुए इसकी नज़दीकियों को महसूस करते हुए अपनी जान अपने इश्क पर काबिज होता जा रहा था। जाने शाह जी, ये वादी और यहाँ की खूबसूरती सब कुछ तुम्हारी मौजूदगी में मुझे खूबसूरत लग रहा है। जानती हूँ तुम्हारे बगैर ये सब मेरे लिए बेरंग है। रोमान शाह की मोहब्बत की बारिश में भीगती हुई मीरब शाह की सरगोशी को सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी। आप हमेशा हमेशा मेरे साथ रहें। खुदा करे कभी कोई जुदाई का लम्हा अब हमारे बीच में ना आए। मीरब ने बेख्तियार होकर अपने शाह के साथ लिपटते हुए कहा। वो इसकी नरम बातों में गुम होकर इमोशनल सी होते हुए रो पड़ी थी। मेरी जान, रोना नहीं, इंशाल्लाह अब कोई जुदाई का लम्हा हमारे बीच में नहीं आएगा। मीरब को अपने करीब करते बाजुओं के दायरे को कसते हुए पास पड़े वेलवेट के नरम सोफे पर इसके नाजुक वजूद को अपनी हिरासत में कैद किए बैठता चला गया। इसकी मखमली गर्दन पर लब रखते हुए इसके वजूद की खास महक को सांसों में उतारते हुए सरगोशी में पंजाबी शायरी को मोहब्बत से रक्स की तरह इसके अंदर उतारते इसके दिल की धड़कनों से खेल रहा था। मेरा इश्क तो मेरी जान तो मेरा सुकून तो मेरा आराम है। जे तो कवें ते जान तेरे कदमां विच रख देवां, तू कवें ते दुनिया की हर खुशी तेरे कदमां च रख देवां। बदले विच मैनू सिर्फ तेरी कुर्बत तेरी मोहब्बत दानिस्ता मिले। सजना तेरी दूरी मैनू तड़पांदी है, तेरा करीब होना मैनू सरशार कर देवे। उर्दू तर्जमा। तू मेरा इश्क तुम मेरी जान है, मेरा सुकून मेरा आराम है। अगर तू कहे तो तेरे कदमों में अपनी जान रख दूँ, अगर तू कहे तो दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में रख दूँ। बदले में मुझे तेरी कुर्बत और तेरी मोहब्बत का नशा ज़रूर मिले। सजना तेरी दूरी मुझे तड़पाती है, तेरा करीब होना मुझे सरशार कर देता है। मैंने अपनी नज़रें उठाकर शाह की आंखों में देखा जहाँ इसकी मोहब्बत की झलक थी। नाजुक धड़कनों को मजबूत हाथों से थामे हुए
وہ میرب کی سانسوں کو پوری طرح سے بے ترتیب کیے ہوئے تھا۔ لمحہ لمحہ میرب کی جان شاہ کی قربت کے کڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ محبت میں ہر پردہ گرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ خود کو اپنے شاہ کے حوالے کیے اس کے ہاتھوں میں بکھرتی جا رہی تھی۔ مہکتی ہوئی غربت کی تیز بارش دونوں پر بڑی شدت سے برس رہی تھی۔ رات کا وقت اور وادی نیلم کا حسین فارم ہاؤس کے ارد گرد چھائی ہوئی خاموشی، کھڑکی سے باہر گرتی ہوئے برف کے ذرات کی سرسراہٹ، ہواؤں میں موسیقی کی دھن پیدا ہو رہی تھی۔ رومان شاہ کے شاندار فارم ہاؤس کی کھڑکیوں کے باہر چمکتی سفید برف ہر منظر کو خوابناک بنا رہی تھی۔ کمروں کے اندر ایک نرم روشنی کا ہالہ اور گرم ہیٹر کی گرمائش جو ماحول کو مزید دلکش اور رومانٹک کر رہا تھا۔ یہ منظر ہر دل کو چھونے اور ہر جوڑے کے جذبات کو مزید گہرا کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ایسے میں احمد الوی کے جذبات تو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بہکنے کے امکانات تھے۔ ماہی احمد سے کچھ دیر پہلے ہی روم میں آ گئی تھی۔ ایک تو ماہی میں اب بھی کچھ بچکانہ حرکتیں پائی جاتی تھیں کہ اسے ہر نئی جگہ کو بچوں کی طرح سب سے پہلے دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور دوسرا احمد باہر دلاور کے ساتھ کوئی ضروری بات کرنے کے لیے رک گیا تھا تو وہ اپنے روم میں آ گئی۔ احمد کو تقریباً آتے آتے 15 منٹ لگ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا، اس کی آنکھیں خماری سے چمک اٹھی۔ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا، شیشے کی کھڑکی کے سامنے سے پردے پوری طرح سے ہٹے ہوئے تھے، باہر روئی کی طرح نرم نرم برف کے ذرات گر کر دلکش منظر پیدا کر رہے تھے۔ روم کے اندر مدھم سی موسیقی چل رہی تھی اور میرون ویلوٹ کے صوفے پر کسی شہزادے کی طرح ماہی پیر اوپر رکھے کچھ نوش فرما رہی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ وہ شاید منہ ہاتھ دھو کر میک اپ اتار چکی تھی اور اس وقت اس کا چہرہ بغیر میک اپ کے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ سادگی کے ساتھ اس نے ٹی پنک سلک نائٹی پہنی ہوئی تھی، جس کے شاہی انداز کے کھلے بازو اس کے نازک مخملی گورے ہاتھوں کو آدھا آدھا چھپا رہے تھے۔ ریشمی بال کمر پر آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور ایسے میں احمد الوی کے دل کی دھڑکنیں تیز نہ ہوتی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ ماہی اب بھی احمد الوی کے سامنے بہت چھوٹی لگتی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عمر کا فرق کافی زیادہ تھا، اور سونے پر سہاگا یہ کہ ماہی نے کبھی بڑا ہونے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بچوں کی ماں بن کر بھی اپنی بچکانہ حرکتوں کی باز نہیں آتی تھی۔ جیسے اس وقت وہ بڑے ہی شاندار انداز میں بیٹھی یہاں کے موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ روم کا دروازہ بند کرتے احمد نے اپنا ٹھنڈ سے بچنے والا لمبا کوٹ اتار کر ایسے بیٹھ کر اچھالا جیسے کوٹ کے اندر سے اسے کیڑے کاٹ رہے ہوں۔ وہ کوٹ اتار کر پھینکتے ہوئے تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ ماہی نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بغیر احمد کا منہ جانے اپنی مٹھاس کی تعریف شروع کر دی۔ یہ مٹھائی کتنی مزیدار ہے، یہ لیں کھا کے دیکھیں، برف باری کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ احمد کے منہ میں زبردستی مٹھائی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ چہک کر بولی، تم نے کبھی بڑا بھی ہونا ہے یا ایسے ہی کھانے پینے کے شوقین بچی بن کر رہنا ہے؟ احمد نے اپنے ارمانوں پر پانی پڑتے دیکھ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، اس میں بچوں والی کیا بات ہے؟ میں مٹھائی کھانے کو کہہ رہی ہوں، مٹھائی صرف بچے نہیں کھاتے، بڑے بھی کھاتے ہیں۔ ماہی نے تھوڑا خفا ہو کر کہا،